नमस्ते बच्चों। आज हम कक्षा 10 की विज्ञान का तीसरा पाठ आनुवांशिकी का अध्ययन प्रारंभ करेंगे। हम सब जानते हैं कि यदि हम आम के वृक्ष का बीज लेते हैं और उसको ज़मीन में बोते हैं तो अंकुरित होने पर वह बीज आम के पौधे को जन्म देता है। इसी प्रकार कुत्ते से पिल्ले जन्म लेते हैं, अन्य कोई जीव जन्म नहीं लेते हैं। मनुष्य से मनुष्य ही जन्म लेता है। ये बात ये बताती है कि एक ही जाति के जीव उसी जाति के जीव को जन्म देते हैं। उनमें कुछ मूल गुण पाए जाते हैं जो दूसरे जाति के जीवों से अलग होते हैं। इसी प्रकार आनुवांशिकी इस बात का भी उत्तर देती है कि एक ही माता पिता की दो संतति यानी दो संतानें अलग अलग क्यों होती हैं। कुछ लोगों की त्वचा काली और कुछ लोगों की त्वचा हल्के रंग की क्यों होती है, अर्थात एक ही प्रकार के जीवों में भिन्नता क्यों पाई जाती है। हमने हमारे रिश्तेदारों से कई बार सुना होगा, जब परिवार में कोई बच्चा जन्म लेता है तो वो कहते नज़र आते हैं कि इस बच्चे के नाक नक्श, रंग, बालों का रंग आदि माता पिता से या उसके भाई बहन से या दादा दादी से या नाना नानी से मिलता है। कई बार ऐसा भी देखने को मिलता है कि जो गुण माता पिता में नहीं हैं वो गुण देखने को मिलते हैं, वो गुण उनके पूर्वज में पाए गए थे। ऐसा भी कभी कभी देखने को मिलता है कि लंबे माता पिता की संतानें बौनी होती हैं। ये बौनापन कहीं ना कहीं उनके पूर्वज में पाया गया होता है, वहाँ से उनको मिलता है। और कई बार इस प्रकार का भी देखने को मिलता है कि कोई नवीन लक्षण संतान में देखने को मिल जाते हैं। इस प्रकार की समानताओं और विभिन्नताओं के उत्तर आनुवांशिकी देती है। आओ अब हम आनुवांशिकी के अंतर्गत इन सब बातों को जानने का प्रयास करें। प्रत्येक सजीव प्राणी का जो शरीर है वो मूल रूप से कोशिकाओं का बना होता है। प्रत्येक सजीव प्राणी का निर्माण भी मूल रूप से कोशिकाओं के द्वारा ही होता है। इन कोशिकाओं में कुछ गुणसूत्र क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं और इनकी संख्या प्रत्येक जाति स्पीशीज़ के लिए निश्चित होती है। जैसे मनुष्य के लिए इन क्रोमोसोम की संख्या 46 होती है। इन गुणसूत्रों के अंदर माला की मोतियों के भांति कुछ डीएनए की रासायनिक इकाइयाँ पाई जाती हैं जिन्हें हम जीन कहते हैं। और यही जीन गुणसूत्रों के लक्षण अथवा गुणों को प्रकट करने, कार्य करने और अर्जित करने के लिए जिम्मेदार होते हैं। प्रत्येक सजीव में बहुत से ऐसे गुण होते हैं जो उसके माता पिता
से पीढ़ी दर पीढ़ी मिलते हैं। और इसका कारण है कि जीवों में प्रजनन द्वारा संतान उत्पन्न करने की अद्भुत क्षमता का होना। संतानों में कुछ लक्षण माता पिता से पीढ़ी दर पीढ़ी पहुंचते रहते हैं और इन गुणों को, इन लक्षणों को आनुवंशिक लक्षण या पैतृक गुण कहते हैं। ये लक्षण वंशागत लक्षण भी कहलाते हैं। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जीवों के मूल गुणों का संचरण यानी पहुंचना आनुवंशिकता कहलाता है। हेरिडिटी शब्द का प्रतिपादन स्पेंसर ने 1863 में किया था। मूल गुणों का संचरण जो एक जाति के लिए, जैसे मनुष्य जाति के लिए उसके कुछ मूल गुण हैं जो दूसरी जातियों से अलग हैं, के संचरण के कारण ही प्रत्येक जीव के गुण अपने जनकों के गुण के समान होते हैं। जो मूल गुण होते हैं उनमें किसी प्रकार का बदलाव नहीं होता, वो समान ही रहते हैं। इन गुणों का संचरण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जनकों के युग्मकों गैमिट्स के द्वारा होता है और ये ही गैमिट्स आपस में जुड़कर जीव की उत्पत्ति करते हैं। इस विज्ञान का मूल उद्देश्य आनुवांशिकता के तरीकों का अध्ययन करना, अर्थात संतति अपने जनकों से किस प्रकार मिलती जुलती है, यानी उसमें किस प्रकार की समानता दिखती है और उसमें किस प्रकार की विभिन्नता होती है। आनुवांशिकता एवं विभिन्नता वेरिएशन का अध्ययन जीव विज्ञान की जिस शाखा के अंतर्गत किया जाता है उसे आनुवंशिकी या जेनेटिक्स कहते हैं। जेनेटिक्स शब्द का प्रयोग सबसे पहले बैट्सन ने 1904 में किया था। इस शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के शब्द जीन से हुई है, जिसका अर्थ होने या वृद्धि करने से लगाया जाता है। आनुवांशिकी के अंतर्गत कुछ कारकों का विशेष रूप से अध्ययन किया जाता है, जिसके कारण समस्त जीव, चाहे वह जंतु हो या वनस्पति हो, अपने पूर्वजों का यथार्थ प्रतिरूप माने जाते हैं। जिसमें प्रथम कारक आनुवांशिकता है। किसी जीव की आनुवांशिकता उसके जनकों, माता पिता या उनके पूर्वजों से अर्थ है कि माता पिता के भी माता पिता की जनन कोशिकाओं द्वारा प्राप्त रासायनिक सूचनाएं होती हैं, जो प्राणी को गैमिट्स के रूप में प्राप्त होती हैं और वही निर्धारित करती हैं कि कोई प्राणी किस रूप से परिवर्धित होगा, यानी किस रूप से बड़ा होगा, वो बड़ा होकर किस प्रकार का दिखाई देगा
उसके अंग किस प्रकार के होंगे, इसका निर्धारण उसकी आनुवांशिकता ही करेगी। दूसरा कारक विभेद, जिसे हम किसी प्राणी या तथा उसकी संतानों में पाते हैं या पा सकते हैं। प्राय सभी जीव अपने माता पिता या कभी कभी बाबा दादी या उनके पूर्वज की पीढ़ी के लक्षण को प्रकट करते हैं। जैसे मैंने बताया था कि लंबे माता पिता की संतानें कभी कभी बौनी हो जाती हैं। बौनापन माता पिता में नहीं था, लेकिन वो बौनापन उनके पूर्वज में था और वो लक्षण अब संतान में आ गया। ऐसा भी संभव है कि कुछ लक्षण सर्वथा नए नवीन हों, और इस प्रकार के परिवर्तनों में या विभिन्नता के अनेकों कारण हैं। लैंगिक जनन, जहां माता पिता द्वारा गैमिट्स निर्माण के बाद आधे लक्षण माता से और आधे पिता से प्राप्त होते हैं, यानी जिनमें जीन विनिमय होता है, और जीन विनिमय में कौन सा गुण किससे आएगा ये पता नहीं चल पाता है, तो ऐसी जातियों के सजीवों के मध्य में विभिन्नता पाई जाती है। अब हम आगे ग्रेगर जॉन मेंडल, जिन्हें आनुवांशिकी के कार्य में आनुवांशिकी का जनक कहा जाता है। ग्रेगर जॉन मेंडल 20 जुलाई 1822 में एक जर्मन भाषी परिवार ऑस्ट्रिया में इन्होंने जन्म लिया था, और ये ऑगस्टेरियन पादरी थे। पादरी का अर्थ है चर्च के पुजारी थे, और वैज्ञानिक भी थे। इन्हें आनुवंशिकी में के क्षेत्र में बड़ा योगदान देने के कारण इन्हें आनुवंशिकी का जनक कहा जाता है। मटर के पौधों पर प्रयोग कर इन्होंने आनुवंशिकी के नियम निर्धारित किए थे, और उन नियमों को काफ़ी सालों तक कोई भी महत्ता नहीं मिली गई, किसी प्रकार का कोई उन्हें महत्व नहीं दिया गया उनके कार्यों को। लेकिन मेंडल के नियमों की पुनः खोज डी ब्रिज, जर्मनी के कार्ल कॉरेंस और ऑस्ट्रिया के एरिक वॉन शेरमैक ने अलग अलग कार्य करते हुए की, तब इनके कार्यों को लोगों ने जाना। आनुवांशिकता के जन्मदाता ग्रेगर जॉन मेंडल का जन्म 22 जुलाई सन 1822 में मोराविया गांव के एक साधारण कृषक परिवार में हुआ था। इनके पिताजी खेती करते थे, और ये मोराविया जो गांव है अब चेकोस्लोवाकिया के अंतर्गत आता है। बालक खेतों में पौधों की देखरेख में मदद करता था।
इस कार्य में उसको विशेष आनंद मिलता था। बचपन में कृषक पिता से तरह तरह के प्रश्न पूछा करते थे कि फूलों के रंग अलग अलग क्यों होते हैं, उनके ये रूप कहाँ से आते हैं। और जब वो इस तरह के प्रश्न करते थे तो उनके पिता को इस प्रकार के उत्तर वो नहीं दे पाते थे। वे बच्चे को उच्च शिक्षा दिलवाना चाहते थे। उनका परिवार गरीबी का अभिशाप झेल रहा था और जैसे तैसे पिता ने उनको कॉलेज कराया और 21 वर्ष की उम्र में वो एक मठ में गए, जहाँ उन्होंने एक छोटे से बगीचे में मटर के पौधों पर कई प्रयोग किए। उनके जो बचपन में उठाए गए प्रश्न थे, जो वो अपने पिता से पूछते थे, वही प्रश्नों का उत्तर जानने का उन्होंने प्रयास किया। उन्होंने वहाँ देखा कुछ मटरें चिकनी और कुछ झुर्रीदार क्यों होती हैं। आप ऐसा क्या करें कि केवल चिकनी मटर ही उगे। कभी कभी आप लाल फूलों के बीज बोते हैं और कुछ नए पौधे गुलाबी फूल के क्यों आते हैं। ये सब प्रश्नों के उत्तर मेंडल ने जानने के प्रयास किए। चर्च के बगीचे उद्यान यानी बगीचे में मेंडल ने उद्यान मटर गार्डन पी जिसका वैज्ञानिक नाम पाइसम सेटाइवम है पर 7 वर्ष तक संकरण प्रयोग किए। क्योंकि मटर के पौधे में अलग अलग प्रकार के लक्षण देखने को मिलते हैं, तो 2 अलग अलग विपरीत लक्षणों में उन्होंने संकरण कराया, क्रॉस कराया उन दोनों पौधों के मध्य में और अपने प्रयोग के निष्कर्ष जाने। इन प्रयोगों के निष्कर्ष को 1865 में ब्रून सोसाइटी ऑफ नेचुरल हिस्ट्री के समक्ष शोध पत्र प्रस्तुत किया। सन 1866 में इन प्रयोगों को सोसाइटी ने अपनी वार्षिकी, जो वहाँ से पत्रिका निकलती थी, में पादप संकरण पर प्रयोग एक्सपेरिमेंट ऑन प्लांट हाइब्रिडाइजेशन नाम से प्रकाशित किया। इन प्रयोगों के आधार आनुवांशिकता के नियमों का प्रतिपादन किया, जिन्हें मेंडलवाद के नाम से जाना जाता है। बच्चों, आज की कक्षा में इतना ही। नमस्ते।